गुड इवनिंग बच्चों। ये आपका चैप्टर 4 है, मानव बस्तियाँ। अब तक इस बुक में हमने जो आपकी भारत वाली बुक है, भारत लोक अर्थव्यवस्था बुक 2, इसके हमने पहले और दूसरा 2 चैप्टर्स हमने इसमें कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर जो था मानव विकास, वो आपका डिलीट हो चुका है, तो वो हम नहीं करेंगे। उसके बाद हम आते हैं इसमें चौथे चैप्टर्स के ऊपर, मानव बस्तियाँ जिसका नाम है। तो मानव बस्ती, सबसे पहले हम इसकी अर्थ की बात करेंगे, परिभाषा या इसकी डेफिनेशन कि मानव बस्ती है क्या। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले इसकी परिभाषा कि किसी भी, एक मिनट, तो किसी भी आकार या प्रकार के घरों का संकुल, संकुल का मतलब होता है समूह। तो जो समूह होता है उसे हम कहते हैं, जिसमें हम मनुष्य रहते हैं, उसको मानव बस्ती कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताएं कि मानव बस्ती की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले मानव बस्ती आप कह सकते हो कि ये छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो इसको हम इस तरह से कहेंगे कि इसका जो आकार है, मानव बस्ती का आकार पल्ली से लेकर के महानगर तक हो सकता है। तो पल्ली का यहाँ मतलब होता है कि ऐसी मानव बस्ती जिसमें 5 या 6 घरों से ज़्यादा नहीं होते, मतलब 5 या 6 घरों का ही समूह होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी हम इसकी विशेषता बताएंगे मानव बस्ती की कि ये विरल भी हो सकती है और संघन भी हो सकती है। जैसे आप बड़े नगरों में देखते हो, शहरों में देखते हो कि यहाँ पर मानव बस्तियाँ बहुत ज़्यादा, मतलब सघन रूप से बसी होती हैं, जबकि जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं वो विरल रूप से बसी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो ज़मीन होती है या जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होता है जिस पर हम रहते हैं बहुत, और लोग कम होते हैं। इसके बाद मानव बस्ती की हम बात करेंगे। ये 2 प्रकार की होती हैं मानव बस्तियाँ, ग्रामीण और नगरीय। ठीक है। तो ग्रामीण मानव बस्ती और नगरीय बस्तियाँ, ये एक तरह से इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रामीण नगरीय बस्तियाँ किसे कहा जाता है, और शहरी या फिर नगरीय बस्ती किसे कहा जाता है, और इसमें अंतर स्पष्ट करो, या सिर्फ खाली के इन दोनों में अंतर स्पष्ट करो। तो हम इन दोनों को सेपरेटली अच्छे से समझ लेंगे कि ग्रामीण बस्तियाँ क्या हैं और नगरीय बस्तियाँ क्या हैं। ओके। तो ग्रामीण बस्तियों की विशेषताओं की जब हम बात करेंगे, इसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि सबसे पहले इसकी विशेषता है कि मुख्यतः ग्रामीण बस्तियाँ नगरीय बस्तियों की अपेक्षा विरल रूप से बसी होती हैं। ठीक है, यानी कि ये संघन बसी नहीं होती। दूसरी विशेषता कि हम इसमें बता सकते हैं कि ये छोटी होती है, यानी कि जो शहरी बस्तियाँ होती हैं या नगरीय बस्तियाँ होती हैं वो बड़ी होती हैं। और ये बस्तियाँ जो होती हैं, यहाँ पे प्राथमिक क्रियाकलाप ज़्यादा होते हैं, मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे होते हैं या संलग्न होती हैं यहाँ के लोग। तो प्राथमिक क्रियाकलाप आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताए हैं, कृषि हो गया, खनन हो गया, या पशुपालन हो गया। इसके अलावा वानिकी भी हो सकता है, मतलब वो सारी क्रियाकलाप जो आपके किससे जुड़े होते हैं, ज़मीन से जुड़े होते हैं, वो हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ग्रामीण बस्तियाँ जो होती हैं वो नगरीय बस्तियों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराती हैं। जैसे हम जानते हैं कि वो जो भी उपज करती हैं, उगाती हैं, खेती की हम बात करें तो जितने भी हम दालें या फिर गेहूँ चावल उगाते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं मछली और भी बहुत तरह की चीज़ें, मतलब जो शहरों में प्रोसेस होती हैं उसके बाद आकर के कच्चे माल से हम यहाँ पे तैयार माल जो निर्मित कुछ ना कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं या प्रोसेसिंग करते हैं, और यहाँ पे निर्मित माल तैयार किया जाता है। तो कच्चा माल जो होता है वो गाँव ही प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसमें कह सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियों के लोग जो होते हैं वो कम गतिशील होते हैं। ठीक है। कम गतिशील का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं होते वो लोग, जैसे आपस में ज़्यादा घुले मिले होते हैं, उनके जो सामाजिक संबंध होते हैं वो बहुत घनिष्ठ होते हैं, दूर दूर तक लोग एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके आपस में जो वार्तालाप है या संपर्क अच्छे ना हो। ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, उनके जो सामाजिक संबंध होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं और कम गतिशील होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनके अंदर मूवमेंट्स नहीं होता। कि अगर वो जैसे हम प्रवास की ही बात कर लें, गतिशील का मतलब है तो वो छोटी दूरियों का प्रवास करते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ी दूरी पे वो नहीं जाते जैसे। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नगरीय बस्तियों की विशेषताएं। तो नगरीय बस्तियों में
हम देखते हैं कि नगरीय बस्तियाँ कौन सी होती हैं, संकुलित होती हैं, मतलब यहाँ पे भीड़ भाड़ होती है। दूसरी हम बात करें तो यहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे प्राथमिक क्रियाकलाप बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेती वगैरह के लिए ज़मीन इतनी उपलब्ध नहीं होती। और भी दूसरे कारण हैं कि यहाँ पे लोग जो होते हैं वो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब यहाँ पे द्वितीयक से मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ होती हैं यहाँ पे, जहाँ पे कच्चे माल का प्रयोग करके जो माल तैयार किया जाता है, जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसको तैयार किया जाता है और उसको फिर मार्केट में बेचा जाता है। और तृतीय क्रियाकलाप से यहाँ पे आपका मतलब है जो सेवाएं हैं, तो यहाँ पे नगरों में वो होती हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वो अपने आसपास के क्षेत्र से निर्मित वस्तुओं को सेवाएं प्रदान करते हैं। तो नगर यहाँ पे क्या करते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र, तो उसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो, उसके आसपास स्वयं अपने ही क्षेत्र की भी हम बात कर सकते हैं कि जो नगर हैं तो अपने क्षेत्र को भी वो सेवाएँ प्रोवाइड कराते हैं। और उसके अलावा उसके आसपास के जो गाँव होते हैं उनको भी वो सुविधाएं या अपनी जो सेवाएं होती हैं, निर्मित वस्तुएं होती हैं, वो प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर संबंध की बात करें, यहाँ सामाजिक संबंध घनिष्ठ नहीं होते। वही बात है कि शहरों में लोगों के पास जीवन बहुत व्यस्त होता है, लोग गतिशील होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हैं। ठीक है, तो उनके जो सामाजिक संबंध होते हैं वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ नहीं होते, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि बहुत औपचारिक संबंध होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ठीक है, तो ग्रामीण बस्तियाँ जो होती हैं वो होती हैं 4 प्रकार की, जिसमें पहली है गुच्छित और संकुलित बस्तियाँ, दूसरी हैं अर्धगुच्छित और विखंडित बस्तियाँ, तीसरी पल्लीकृत और चौथी परिक्षिप्त बस्तियाँ। अब यहाँ पर हम एक एक को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है गुच्छित बस्तियाँ। ठीक है, आप इनको पॉइंट वाइज याद करोगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें आपके दिमाग में अगर क्लिक कर जाएं, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखी है वर्ड्स के, घर पास पास होते हैं जैसे। तो गुच्छित बस्तियाँ वो बस्तियाँ होती हैं जहाँ पे घर पास पास बने होते हैं। ठीक है, पास पास का बने होंगे। तो यहाँ पे एक और इसकी विशेषता क्या है कि रहन सहन के क्षेत्र के चारों ओर क्या होता है, एक तो चारागाह पाए जाते हैं, यहाँ पे आप देखिए चारागाह, और दूसरा यहाँ पे खेत पाए जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे लोग रहते हैं उसके चारों ओर, मतलब वो गुच्छे में एक जगह पे उनके घर पास पास हैं, लेकिन चारों तरफ उनका क्या है, चारागाह है जहाँ पे जानवर चरते हैं और खेत वो पाए जाते हैं। ओके, इसके बाद हम इसमें आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो गलियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, ज्यामितीय आकार की होती हैं। ज्यामितीय आकार का मतलब है, नीचे मैंने आपको यहाँ पे देखो फिगर भी दिखाई है, जैसे आयताकार, आर्य, रेखिक, वृत्ताकार और तारा आकार। अब यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दिखाई हैं, जैसे हमने बात की आयताकार की, तो आयताकार की आकृति इस तरह की होती है कि यहाँ पे आप देखोगे सारी गलियाँ जो हैं वो एक दूसरे को काट रही हैं समकोण पर। ओके, एक मिनट, हाँ जी, तो यहाँ पे गलियाँ जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, आप इजीली देख सकते हो, ये सीधी सीधी लाइन्स यहाँ से जा रही हैं, ये एक लाइन है, दूसरी, ये सब गलियाँ हैं इस तरह से, और ये दूसरी गलियाँ आ रही हैं ऐसे। तो ये सब एक दूसरे को क्या कर रही हैं, समकोण पर काट रही हैं, और इनके आसपास जो हमने स्क्वायर से दिखाए हैं ये घर हैं। ठीक है, तो इस तरह से घर पाए जाते हैं, गुच्छित रूप में है, तो इसको हम कहते हैं आयताकार। अगर बात करें रेखिक बस्ती, तो यहाँ आप देखोगे कि एक रेखा है, ये रेखा कोई नदी भी हो सकती है, कोई सड़क भी हो सकती है, जिसके किनारे या दोनों साइड मकान पाए जाते हैं। अब नदी होगी तो हाँ, या फिर समुद्र भी हो सकता है, इसमें समुद्र के एक तरफ मतलब एकदम किनारे किनारे, दूसरी साइड तो हो नहीं सकते, तो समुद्र के रूप में इस तरह से होगा। तो बेसिकली इसे हम लीनियर बोलते हैं, इंग्लिश में लीनियर पैटर्न, यहाँ पे हम हिंदी में बोलेंगे इसे रेखिक। तो रेखिक प्रकार की भी होती हैं, एक मिनट, ज्यामितीय आकार की, जब हम इसी ज्यामितीय आकार में बात करते हैं तो आयताकार, आर्य, रेखिक, वृत्ताकार। वृत्ताकार में देखिए आप यहाँ पे सेंटर में हो सकता है, जैसे ये वृत्ताकार है तो यहाँ सेंटर में हो सकता है कि कोई झील हो, कोई तालाब हो, या फिर कोई इम्पोर्टेंट ऐसा जगह हो सम के यहाँ पे कोई जैसे पंचायत वगैरह होती हैं, तो कुछ भी चीज़ यहाँ ऐसी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जिसके चारों ओर जो होते हैं यहाँ पे इसके चारों ओर घर पाए जाएंगे वृत्ताकार रूप में, क्योंकि ये वृत्ताकार रूप में है तो इसके चारों तरफ लोग बसना शुरू कर देंगे और उसके चारों ओर लोग बसना शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी खास विशेषता ये होती है कि केंद्र में जो होता है वो मुख्य लोग पाए जाते हैं, मुख्य लोग जैसे ज़मींदार वगैरह हो गए, तो वो लोग यहाँ रहते हैं जो अधिक महत्व रखते हैं। और बाहर की तरफ जो हम यहाँ बात करेंगे आउटर साइड में,
बाहर की तरफ जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जो निचले तबके के लोग होते हैं, उनका रहन सहन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रतिरूप बनता है वो वृत्ताकार बनता है। इसी तरह से जब हम आर्य की बात करेंगे तो यहाँ पे एक नोड होता है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आर्य प्रतिरूप में, और उसके चारों तरफ से मान लीजिए यहाँ सड़कें आके मिल रही हैं। आपने ऐसा कुछ चौराहे देखे भी होंगे कि चारों ओर से वहाँ सड़कें आकर के मिलती हैं, तो ये एक तरह से आर्य रूप बनाती हैं। ठीक है, ऐसा इस तरह से भी हो सकता है कि कोई मान लीजिए पहाड़ी है, हिल है, और उससे चारों तरफ को पहाड़ी में मिल के हाँ नहीं होगा, बेसिकली ये इसी तरह से होगा कि कोई नोड है जहाँ पे सब तरफ से चारों तरफ से सड़कें आकर के मिल रही हैं और उसके पास लोगों ने घर बनाना यहाँ पे शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है आर्य प्रतिरूप। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसी में प्रतिरूप के बारे में कि ज्यामितीय आकार की, जैसे ज्यामितीय शेप्स होती हैं आपकी, तो वो हमारे इस तरह के प्रतिरूप पाए जाते हैं। अब ऐसी बस्तियाँ आपको गुच्छित हैं, क्योंकि ये बस्तियाँ तो ये मिलती हैं हमको उपजाऊ मैदानों में। तो उपजाऊ मैदानों में आप गंगा यमुना मैदान के बारे में बता सकते हो, क्योंकि वो हमारा पूरा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो ये उपजाऊ मैदान है, यहाँ पे इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा इन्होंने उत्तरी पूर्वी राज्य में कौन सा है, सिर्फ आसाम, क्योंकि आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बहती है, तो वहाँ पे वो मैदान का निर्माण करती है। तो आसाम में इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम और रीज़न की बात करें तो ऐसी बस्तियों का निर्माण इसलिए भी किया जाता है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें, सुरक्षित महसूस कर सकें। ठीक है, तो सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि कोई किसी तरह के जानवर का अटैक ना करें, या किसी तरह का कई बार हमलों से बचने के लिए कोई लड़ाई वगैरह होती है, ठीक है, जातीय संघर्ष वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो सुरक्षात्मक कारणों से इस तरह की बस्तियों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा इसके कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे मध्य भारत में बुंदेलखंड में, उत्तर पूर्व में अगर हम देखें तो नागालैंड में भी इस प्रकार की कुछ बस्तियां पाई जाती हैं। नागालैंड में जब हम बात कर रहे हैं मतलब सुरक्षात्मक कारणों से, वहाँ पे हो सकता है कि उनको जो पड़ोसी देश से किसी प्रकार के अटैक या हमलों का डर रहता हो, तो नागालैंड और बुंदेलखंड की बात इसलिए की गई है। ठीक है, सुरक्षात्मक कारणों की वजह से। इसके अलावा राजस्थान में भी इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं गुच्छित। अब राजस्थान में ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में हर जगह पे पानी नहीं मिलता, जल का अभाव है। तो जहाँ पर जल मिलता है थोड़ा बहुत लोगों को, तो वहीं पर लोग आपस में मिल करके रहना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर मान लीजिए वाटर अवेलेबल है, तो वहाँ लोग जो होते हैं गुच्छित बस्तियों का वहाँ पे निर्माण होता है। बहुत सारे घर बन जाते हैं वहीं पास और गुच्छित बस्तियों का यहाँ पे निर्माण होता है। अब ये जो था हमारा, ये पूरा हमने कर लिया कि आपका गुच्छित बस्तियों के बारे में कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अर्धगुच्छित बस्तियों की। तो सबसे पहले तो गुच्छित और अर्धगुच्छित को हम बोलते हैं सेमी क्लस्टर्ड। गुच्छित था हमारा क्लस्टर्ड, तो ये पूरी तरह से गुच्छित नहीं होती हैं। ये कैसी होती हैं, अर्धगुच्छित होती हैं। अर्धगुच्छित क्यों होती हैं, हम इसमें कह सकते हैं कि इनका जो निर्माण होता है, अर्धगुच्छित बस्तियों का निर्माण, ये आपका विखंडित बस्तियाँ, यानी कि बस्ती का टूट जाना, आप ये कहोगे कोई बस्ती है, अर्धगुच्छित बस्तियों को विखंडित बस्ती भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण किसी बड़े गुच्छे और गांव के विखंडन के फलस्वरूप भी होता है। यानी कि कोई बड़ा गांव था और उसका विखंडन हो गया, वो टूट गया, कई कारणों से टूट सकता है, कुछ भी वहाँ पे हुआ हो ऐसा कि वो टूट गया और वो 2 टुकड़ों में बट गया। हो सकता है कि वहाँ से कोई रोड निकल गया बीच से, ठीक है, तो वो गांव 2 टुकड़ों में बट गया, तो उसको हमने कहा विखंडित बस्ती। या फिर दूसरा रीज़न क्या हो सकता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त परिक्षिप्त बस्तियों का निर्माण जब कम क्षेत्र में अथवा सीमित क्षेत्र में होता है तो उसे अर्धगुच्छित बस्ती कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझ में अभी इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि आपने परिक्षिप्त बस्ती नहीं पढ़ा, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो परिक्षिप्त बस्ती का मतलब होता है कि बिखरी हुई, ठीक है, जैसे हमने कहीं पर हमारे हाथ में कुछ मोती के दाने और हमने उनको बिखर दिया तो वो इक्वली बिखर जाएंगे, ठीक है, दूर दूर, कोई किसी से थोड़ा सा दूर होगा, तो एक तरह की बिखरी हुई बस्तियाँ। लेकिन जब क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा दूर तक फैलेंगे। मान लीजिए आपने कुछ भी, आपके हाथ में कंकड़ पत्थर है, उसको आपने दूर तक फेंका तो वो दूर दूर जा कर के बिखर जाएंगे। और अगर आपके पास सीमित क्षेत्र है, बस ये है कि आपको थोड़ी सी ही जगह में वो डालने हैं, तो वो सब पास पास रहेंगे, जो भी आपके हाथ में कंकड़ पत्थर है। तो यहाँ समझाने का मतलब यही है कि इस प्रकार की जो बस्तियों का निर्माण होता है परिक्षिप्त बस्ती की तरह की होती हैं, लेकिन सीमित क्षेत्र होता है। तो सीमित क्षेत्र में जब परिक्षिप्त बस्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं फैल पाती। परिक्षिप्त बस्तियों का मतलब होता है कि जो बिखरा हुआ उनका होना, ठीक
ठीक है। तो क्षेत्र जब सीमित होता है और सीमित क्षेत्र में ये परिक्षिप्त बस्तियाँ जब बनती हैं तो वो इसी प्रकार की अर्धघोषित बस्तियों का निर्माण होता है। इसके अलावा हम इसमें बात करते हैं कि किसी सनहद गांव का विखंडन तभी होता है। अभी हमने विखंडन की बात की थी कि कई कारणों से विखंडन हो सकता है। एक कारण उसमें ये भी है कि या तो स्वेच्छा से, कि अपने आप से ही, अपनी इच्छा से, या फिर बलपूर्वक। जब मुख्य गांव से, जो आपका मुख्य गांव है, जो मेन गांव है, वहाँ से कुछ लोगों को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। बाहर निकाल दिया जाता है, या तो वो खुद स्वेच्छा से उस वहाँ से बाहर निकल गए या फिर उनको बलपूर्वक वहाँ से निकाल दिया गया किसी भी कारण से। कोई जैसे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, या जाति के आधार पर कि आप भाई उधर जा कर के रहो हमसे दूर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब बाहर निकाल दिया जाता है तो इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण होता है। वो आसपास में जाकर के थोड़ी दूरी पर रहने लग जाते हैं, जिससे अर्धगुच्छित बस्ती, यानी कि वो गुच्छा तो डिस्टर्ब हो गया जो पहले गुच्छित रूप में था, तो वो अर्धघोषित बस्तियों का निर्माण होता है। अब इस स्थिति में वही बात दोबारा से हम यहाँ पे कहेंगे जो हमने वृत्ताकार में भी पढ़ा था प्रतिरूप में, कि ऐसी स्थिति में जो ज़मींदार होता है, जो प्रमुख समुदाय होते हैं, वो गांव के केंद्रीय भाग में रहते हैं, ठीक है। वो सेंट्रल पार्ट में, यानी कि केंद्र में जो प्रभावी लोग होते हैं वो रहते हैं, जबकि जो निचले तबके के लोग होते हैं या जो निम्न कार्य करते हैं वो लोग क्या होते हैं, वो बाहरी हिस्सों में जा कर के रहने लग जाते हैं। वो अपने घर का बनाते हैं बाहरी हिस्सों में जा कर के। इसके बाद इसके यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कुछ गुजरात के जो मैदान हैं वहाँ इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं, और जो राजस्थान के भी कुछ भागों में इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई एक अच्छे से देख लेना, एक लिखना चाहो, थोड़े से उदाहरण भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं पल्ली बस्तियाँ। अब पल्ली बस्ती क्या होती हैं? पल्ली, जिसे हम इंग्लिश में हैमलेटेड सेटलमेंट कहते हैं। तो भौतिक अवरोधों के कारण क्या होता है, जो गांव होते हैं या बस्तियां जो होती हैं, या घर आप कह लो, बस्तियों में क्योंकि घर ही होते हैं, घरों का समूह होता है, तो घर भौतिक अवरोधों की वजह से हो सकता है कि लोग तो भाई एक साथ पास पास अपने घर बनाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे जो लैंड है वो काफ़ी ऊंची उठ गई, उस जगह से ज़्यादा ऊंचाई थी, तो लोग फिर थोड़े से दूर एक इधर मतलब दूरी पे वो लोग ने अपना घर बनाया। या जल जो था, नदी एक जगह थी, दूसरी जगह पे सॉरी, नदी का एग्जाम्पल यहाँ हम नहीं कहेंगे, हाँ हम नदी कह सकते हैं कि मान लीजिए एक नदी यहाँ से निकल रही है, फिर थोड़ी दूसरी जगह पे जल स्रोत है, नदी नहीं होगी बल्कि जल स्रोत कहेंगे, कि जल स्रोत अगर बिखरे हुए हैं तो लोग वहीं पर उनके पास पास रहना स्टार्ट कर देंगे। तो जब कुछ क्षेत्र में बस्तियाँ बिखर जाती हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण होता है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, जैसे अगर वो दूसरी बस्ती, दूसरे जो घर हैं वो थोड़ी दूरी पर हैं, फिर और 4-5 घर हैं वो और दूरी पर हैं, सब थोड़े से क्या हैं कि दूर दूर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि भौतिक अवरोधों की वजह से वो दूर हैं, उनका नाम जो होगा वो एक ही रहेगा, नाम नहीं बदलेगा, ओके, नाम उनका नहीं बदलेगा। तो इसमें एक तो पहचान इसकी ये हो गई। दूसरी हम बात करें कि देश के अलग अलग भागों में इनके नाम, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है बच्चों, कि इसको जो पल्ली बस्तियाँ होती हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, हैमलेटेड सेटलमेंट, तो इनको स्थानीय नामों से जाना जाता है अलग अलग भागों में, जैसे कहीं पर पान्ना, कहीं पाड़ा, कहीं पाली, कहीं नगला, ढांडी, इस तरह के और नामों से जाना जाता है। जो 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये बस्तियाँ हमारी मध्य और निम्न गंगा के मैदानों में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं परिक्षिप्त बस्तियों की, जो हमने ऊपर भी अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है, कि जब परिक्षिप्त बस्तियाँ सीमित क्षेत्र में होती हैं, पढ़ा था ना अभी हमने पहले विखंडित में, तो विखंडित बस्तियाँ बनती हैं। अब परिक्षिप्त बस्तियों को आप अलग से समझो कि ये क्या है। तो यहाँ पर इस प्रकार की बस्तियों का प्रतिरूप जंगलों में अथवा पहाड़ी ढालों पर होता है, ठीक है। तो जंगल में क्या होगा कि बहुत सारा मतलब पेड़ होते हैं मान लीजिए, तो लोग जंगल में बिल्कुल सट के एक जगह पे नहीं रह पाते, जहाँ पे जो जो सुविधाएं जिसको मिलती हैं, एक कुछ 4-5 घर एक जगह होंगे, फिर थोड़ी दूरी पर और कुछ घर बन जाएंगे, मतलब दूर दूरी पे लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल होता है, कमी होती नहीं है। जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह होते हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, आदिवासी, तो उनको एग्जैक्टली आदिवासी हम हिंदी में उनको कहते हैं, तो वो जंगलों में या फिर पहाड़ी ढालों पर, जहाँ पर पहाड़ी ढाल है, तो वहाँ पर भी लोग, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि उन लोगों को जगह कम है, तो वो आराम से अपना दूरी दूरी पर अपने घर बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक आँख की झोपड़ी होती है, या तो सिर्फ एक झोपड़ी होगी या फिर 2-4 झोपड़ी होगी, कुछ समूह होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जब हमें प्रतिरूप देखने को मिलता है, तो एक आध घर या फिर थोड़ी दूरी पर और 4-5 घर होंगे, तो उसको हम बोलते हैं परिक्षिप्त बस्तियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ क्या है कि परिक्षिप्त बस्ती है, बिखरी हुई हैं दूर दूर तक बस्तियाँ। यहाँ पे एक मैंने फिगर भी देखो बनाया है कि मान लीजिए एक एरिया है,
और इस एरिया में आप क्या देखोगे, ये एरिया, यहाँ पे घर कोई यहाँ है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, मतलब वो बिखरे हुए से हैं घर। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो एक जगह क्लस्टर्ड से हो। तो ये बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। इसी को हम, क्योंकि क्षेत्र यहाँ पे बड़ा होता है, बस यहाँ पे कहने की बात है कि क्षेत्र बड़ा है, तो बस्तियाँ बिखरे हुए रूप में यहाँ पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो झोपड़ियाँ, और ये हमारे बिखरे हुए रूप में पाई जाती हैं संसाधनों के। अब ये ऐसा होता क्यों है कि संसाधनों के विखंडन की वजह से, कि संसाधन जो है ऐसा नहीं है किसी एक ही जगह पर हो सकता है कुछ संसाधन यहाँ पर हों, कुछ संसाधन यहाँ हों। तो कई बार संसाधनों के विखंडन की वजह से भी ऐसा होता है कि संसाधन बिखरे हुए होते हैं यहाँ वहाँ या यहाँ पर हमने लिखा भी है। बिखरे होने के कारण इस तरह की जो बस्तियाँ होती हैं हमारी, उनका निर्माण होता है। अब इसमें भी यहाँ पे उदाहरण बता रहे हैं, मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र। तो जितने भी आपका पहाड़ी एरिया होगा वो तो इसके अंदर आएगा ही आएगा। इसके अलावा हम जो जंगल वगैरह होते हैं उसके बारे में भी बोल सकते हैं कि वहाँ पे हमारी जो परिक्षिप्त बस्तियाँ हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में आप जितने भी आपके दिमाग में पहाड़ी एरिया आ रहे हैं उनका नाम हम लिख सकते हैं, जैसे मेघालय, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल। यहाँ पे हम अपने मन से उनके नाम लिख सकते हैं स्टेट्स के। ओके, अब वहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराना चाहूँगी अगेन आपको। जब हमने पढ़ा था अर्धगुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित में हमारे पास क्षेत्रफल सीमित था, और वहाँ पे कह रहे हैं कि सीमित क्षेत्र में जब परिक्षिप्त प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं तो अर्धगुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या है कि क्षेत्र की सीमितता के बारे में ये नहीं बता रहे, मतलब अच्छा खासा बड़ा मतलब पहाड़ी ढाल है या फिर जंगल है और बस्तियाँ बिखरी हुई हैं, कहीं पर एक, कहीं पे 2 झोपड़ी, कहीं 3 झोपड़ी। तो इस तरह की जो बस्तियाँ होती हैं वो हमारी परिक्षिप्त बस्तियाँ होती हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन आपका गुच्छित बस्तियों से है। ठीक है, बाकी और भी आपने पढ़ ही लिया होगा। तो ये हमारे प्रकार हो गए। अब हम आते हैं नगरीय बस्तियों के ऊपर। ठीक है, कि नगरीय बस्तियाँ क्या हैं। तो जैसे हमने ग्रामीण बस्तियों को पढ़ा था कि वो विरल होती हैं, ठीक है, छोटी होती हैं, तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि ये सन्हत होती हैं। सन्हत कह लो, इन्हें संकुलित कह लो, ठीक है, मतलब या फिर एकदम जो भीड़ भाड़ युक्त हम इसे कह सकते हैं कि इस तरह की बस्तियाँ होती हैं नगरीय बस्तियाँ, और विशाल आकार की होती हैं। आकार इनका काफ़ी बड़ा होता है। ऐसा आप दिल्ली, मुंबई या कोई भी आप शहर उठा करके देखोगे तो शहर काफ़ी बड़े होते हैं, संघन बसे होती हैं। ठीक है, गाँव जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, गाँव की संख्या ज़्यादा होती है लेकिन वो छोटे होते हैं। और यहाँ पे जो शहर होते हैं, शहर का जो एरिया होता है वो बड़ा होता है लेकिन संख्या कम होती है, मतलब शहर ज़्यादा नहीं होंगे। अपने जो 11th क्लास में, नहीं सॉरी, आप अभी आगे पढ़ोगे कि अगर हम भारत में बात करने लगें कितने गांव हैं तो वो हज़ारों की संख्या में है, जबकि शहरों की हम बात करें तो वो 7,000 समथिंग है गांव, जबकि 68,000 ऐसे करके कुछ है। ओके, इसके आगे हम आते हैं कि यहाँ पे आकृषि कार्य होते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कृषि लिखा हुआ है आकृषि, ये तो कृषि सही लग रहा है। आकृषि का मतलब होता है कि द्वितीयक और तृतीयक कार्य, यानी कि कृषि का नहीं होना। तो यहाँ पे नगर में आकृषि कार्य होते हैं, और इसके अलावा जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो होते हैं, आर्थिक कार्य होते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ के कार्यों के बारे में बताएंगे। वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। तो ये छोटी सी इसकी बस डेफिनेशंस थी ये समझने के लिए कि नगरीय बस्तियों को, अब जबकि हमने पहले भी जब हमने अंतर कर रहे थे तब भी हमने इसको पढ़ा था, लेकिन एक बार और यहाँ पे क्योंकि एक आकृषि वर्ड आया था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझा। अब हम बात करते हैं भारत में नगरों के विकास के बारे में। भारत में जो नगरों का विकास हुआ वो बहुत पुराना है। आपने प्रागैतिहासिक काल से ही सुना है कि भारत में जो है नगरों का विकास पाया गया है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है बेटा, इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपकी बुक में वर्ड मिल जाएगा, ऐसा इतिहास जिसका कोई लिखित विवरण नहीं होता। ठीक है, इतिहास जो होता है तो इतिहास का लिखित विवरण होता है लेकिन प्रागैतिहासिक का नहीं होता। तो उस काल से जो है नगरों का विकास पाया जाता है। नगर कौन से थे उस टाइम में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। जो हमारी इंडस रिवर है, यानी कि सिंधु नदी जो है, 11वीं क्लास में मैंने अच्छे से आपको बताया है। जो तिब्बत जो है मानसरोवर झील वहाँ से निकलती हुई ऊपर की तरफ जाती है, जम्मू कश्मीर में फिर बहती हुई और बाद में पाकिस्तान में फिर वो होती हुई नीचे की तरफ आती है और लास्ट में अरब सागर में अपना पानी गिराती है। तो ये नदी बहुत पुरानी नदी है, और यहाँ पे जो लोगों ने सबसे पहले नदी के पास रहना शुरू करा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पहले लोग रहना पसंद स्टार्ट करते थे, नदी सबसे ज़्यादा पानी का उनको ज़रूरत होती थी कि मतलब पानी के बिना क्योंकि व्यक्ति नहीं रह सकता। तो नदी घाटियों के आसपास ही लोगों ने सबसे पहले आरंभिक समय में बसना शुरू किया था। तो अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पे ये सिंधु नदी घाटी थी, सिंधु नदी थी, तो इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता
कहा जाता है। और इसके जो कुछ नगर थे, अब यहाँ पे हम नगरों की बात करेंगे, जैसे आपने हड़प्पा नगर के बारे में पढ़ा होगा, मोहनजोदड़ो नगर के बारे में पढ़ा होगा, तो ये नगर यहाँ पे पाए जाते थे। उसके अलावा अब नगरों की हम बात करें कि नगरों के इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे भारत में नगरों के इतिहास को 3 तरह से देखा गया है। प्राचीन कालीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। ठीक है, इन तीनों को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। प्राचीन कालीन नगर में जो 2000 वर्षों से अधिक पुराने नगर हैं वो सब आते हैं। ये धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण बता रहे हैं, वाराणसी, जिसे हम आज के टाइम में बनारस कहते हैं। ठीक है, प्रयाग है जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, पुराने टाइम में इसको प्रयाग कहा जाता था। इसके अलावा पाटलिपुत्र, आज के टाइम में इसे पटना कहते हैं। तो ये नगर हैं जो हमारे प्राचीन नगर के नाम से प्राचीन मतलब नगर थे, काफ़ी पुराने नगर हैं हमारे, 2000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने नगर हैं। मगध भी है इसमें, हमारा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो आपसे एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पटना का आप जो प्राचीन नाम बताओ, या फिर पाटलिपुत्र को आप क्या कहते हैं। तो ये नाम भी देख लेना आप। प्रयाग इलाहाबाद के लिए है, मतलब इलाहाबाद को पहले प्रयाग कहा जाता था। उसी तरह से जब हम मध्यकालीन नगर की बात करते हैं, तो मध्यकालीन में हमारा जब किले ज़्यादा बने, किला नगर भी कहा जाता है। इसमें आ जाते हैं हमारे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, इस तरह के शहर। ठीक है, मध्य युग का जब मुस्लिम काल रहा भारत में, वो सारा टाइम 712 AD से रहा था ये। इसके बाद हम बात करते हैं आपका आधुनिक नगर की। तो आधुनिक नगर में जो ब्रिटिशर्स आए और इन्होंने जो तटीय नगर बनाए, यानी कि तटों से इन्होंने स्टार्ट किया था नगर बनाना, यहाँ से कब्जा करना स्टार्ट किया था, या आप एक तरह से कहोगे उपनिवेशीकरण, अपनी कोलोनाइजेशन, कॉलोनी बनाना स्टार्ट करा था। मुंबई में सूरत हो गया, दमन हो गया, कोलकाता हो गया, तो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे हमारे आधुनिक नगर ये थे। इसके अलावा फिर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये बने मुख्य नगर, क्योंकि ये तीनों ही हमारे क्या है, समुद्र तटीय क्षेत्र पर है और यहाँ से व्यापार करने में काफ़ी आसानी रहती है। यहाँ से वो बहुत सारा कच्चा माल ले जाते थे, क्योंकि अपने मुल्क या अपने देश। और इसमें है हमारे औद्योगिक नगरों का भी फिर उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ, जैसे कि जमशेदपुर वगैरह। तो ये कुछ नगर हैं, आधुनिक नगर, मध्यकालीन नगर और प्राचीन नगर। अगर आज आपके पास आता है कि भारत में नगरों का विकास के बारे में बताओ, तो आप इन्हीं को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब होता है बेटा कि जो कुल जनसंख्या होती है, ठीक है, नगरीकरण से अभिप्राय है कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, कि कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है। यानी कि अगर हम एक रफली एस्टिमेट मान लें कि 100 लोग हैं, तो 100 में से अगर मान लीजिए 60 लोग जो है वो नगर में रहते हैं, तो 60% हो जाएगा आपका नगरीकरण। ठीक है, तो 100 में निकालते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से कितने हैं। तो यहाँ पे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो नगरीकरण था वो था 31.16%, ये लेटेस्ट है आपका। तो इसके अलावा जितना आपका बचा, मतलब 69% जो है वो आपकी ग्रामीण जनसंख्या होगी, भारत में है। अब भारत का जो नगरीकरण है ये दूसरे देशों की तुलना में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी कम है, क्योंकि हम देख रहे हैं सिर्फ 30% के आसपास ही है ये, 31%, या हम इसे 32 भी कह सकते हैं। तो ये बहुत कम है दूसरे देशों की अपेक्षा। और 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या हमारी 11 गुना बढ़ चुकी है। अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें, अब तो 21वीं चल रही है, तो 20वीं शताब्दी में यानी कि 100 वर्षों में जो जनसंख्या है नगरों की वो तेज़ी से बढ़ी, जो लगभग मतलब पहले बहुत ही कम थी। आप ये कह लो कि आपको लग रहा है ये 31% है, तो स्टार्टिंग में ये बहुत कम थी, 2%, 3% इतनी थी। तो थोड़ा सा आपने इसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं भारत जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, यानी कि जो हम शहरों को क्लासीफाई करेंगे वो जनसंख्या के आकार के हिसाब से करेंगे, कि हैं तो अब सारे ही शहर, अब सिर्फ शहरों की बात होगी, नगरों की बात होगी, लेकिन उसमें कितने प्रकार के हमारे नगर होते हैं। मान लीजिए बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे, उससे कम जनसंख्या होगी तो सेकंड कैटेगरी के नगर होंगे, उस तरह से। तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत 2011 के अनुसार, हाँ, तो भारत में जनगणना के अनुसार नगरों को 6 वर्गों में रखा गया है। यहाँ मैंने वर्ग भी दिखाने की कोशिश करी है, 1 से लेकर के 6 तक के नगर, ठीक है। और इसके अलावा जब हम बात करेंगे, देखो प्रथम वर्ग के नगर, तो प्रथम वर्ग के नगरों में जो जनसंख्या है वो है 1 लाख से अधिक। यानी कि अगर किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रथम वर्ग के अंदर आएगा। तो ऐसे भारत में 468 नगर है। और अगर नगरीय जनसंख्या बताई जाए कि वो पूरे भारत की लगभग
60%, 60.45 है यहाँ पे। तो लगभग 60% जो जनसंख्या है वो आपकी यहाँ पे निवास करती है। कहाँ पे? जो प्रथम श्रेणी के नगर होते हैं उसके अंदर, मतलब जहाँ जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है। जिसमें छोटे मोटे कस्बे भी आ जाते हैं। दूसरे में हम बात करते हैं, अब 1 लाख का आप सीधा आधा कर दो 50,000, तो 50,000 से लेकर के 99,999 यानी कि 99,999 तक, क्योंकि अगर वो 1 लाख हो जाएगा तो वो प्रथम वर्ग में चला जाएगा। तो 50,000 से लेकर 99,999 तक जनसंख्या अगर कहीं पाई जाती है तो वो हमारे द्वितीय श्रेणी के नगर आते हैं, यानी कि उसका जो वर्ग हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर 474 यानी कि 474 शहर हैं, और यहाँ पे जो नगरीय जनसंख्या है वो 11% है। तो खाली इसमें शहरों की संख्या और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट जो है बेटा वो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि हमारे जो वर्ग हैं कितने हैं, 6 वर्ग हैं, और 6 वर्गों में ये जो मेन इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला डेटा। तो ये आप अच्छे से याद भी कर सकते हो। कैसे? पहले ये 1 लाख से अधिक है तो इसका आप आधा कर दो, आधा हो जाएगा 50, ठीक है। 50 से हम यहाँ तक चले जाएंगे, ये आपको पता है कि यहाँ से 1 लाख में 1 कम करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद तृतीय श्रेणी के जो नगर आएंगे तो आप 50 का अगर हम हाफ करेंगे तो 25 होगा, लेकिन 25 नहीं कहेंगे हम यहाँ को, क्योंकि अब इसे राउंड फिगर कर लेते हैं। तो हम इसको रखेंगे कितना, 20। ओके, 1 मिनट, हाँ जी। तो इसको हम रखेंगे फिर यहाँ पे 20 से लेकर के 20,000 से जनसंख्या अगर 49,999 तक होती है, यानी कि 49,999 तक होती है, तो वो हमारे आ जाते हैं किसके अंदर, तृतीय श्रेणी के नगर हो जाएंगे बाकी। इसके अलावा इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चतुर्थ श्रेणी के जो नगर होंगे, जो 4th कैटेगरी में आएंगे, 20 का आप फिर आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 से 19,999। फिर आप जो 5वीं श्रेणी हो जाएगी उसमें 10 का फिर आधा कर दो, 5,000 हो जाएगा। 5,000 से 9,999 तक, और लास्ट वाला हो जाएगा आपका 5,000 से कम जनसंख्या, ठीक है। तो 5,000 से कम जनसंख्या अगर होगी कहीं पर तो वो 6ठी श्रेणी के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नगरों का ये आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि 6 वर्गों में जो हमने बांटा है, 6 वर्ग इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2 ही चीज़ याद रखनी है आपको कि इन 6 वर्गों को याद रखना है, और दूसरा कि जनसंख्या कितने से कितने तक उसके बीच में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये कंसेप्ट भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या होगी तो उसको हम कहते हैं नगर, या फिर हम उसे कहते हैं प्रथम वर्ग का नगर, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि प्रथम वर्ग का नगर होगा अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या होगी। लेकिन क्या हो अगर जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच में हो, मतलब अब 1 लाख से तो बहुत ज़्यादा ही हो गई, तो 10 लाख से अगर 50 लाख के बीच जनसंख्या होती है तो उसको हम कहते हैं महानगर। उसके अलावा अगर 50 लाख से भी अधिक जनसंख्या होती है तो वो हमारा कहलाता है मेगा नगर। जैसे हमारी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता हो गई, यहाँ पे जनसंख्या करोड़ों में है। भारत की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के बराबर है, तो इनको कहा जाता है, हैदराबाद वगैरह हो गए, काफ़ी सारे से जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, चेन्नई, तो ये हमारे हो जाते हैं मेगा नगर। इसके अलावा अगर बहुत सारे महानगर, यानी कि जो हमने यहाँ पे महानगर पढ़ा है, बहुत सारे महानगर और मेगा नगर अगर आसपास पाए जाते हैं, जैसे हम दिल्ली देख लेंगे, दिल्ली के आसपास का आप एरिया देखोगे, ये नोएडा हो गया, गुरुग्राम हो गया, तो ये सब एरिया मिल करके क्या बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं नगरीय संकुल। ओके, नगरीय संकुल या नगरीय संकुलन ये कहलाता है। नगरीय संकुलन को हम इंग्लिश में कहते हैं कन्नरबेशन। कन्नरबेशन को दोबारा से हम इसका संधि विच्छेद करें या इसको अलग अलग रख करके देखें तो कंटिन्यूअस अर्बनाइजेशन, यानी कि लगातार नगरीकृत क्षेत्र होगा। अगर कि मान लीजिए नगरीकृत क्षेत्र ख़त्म ही नहीं हो रहा है, एक बेल्ट सी है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये हो सकता है कि भाई दिल्ली बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसके बराबर में और थोड़ा सा छोटा हो, या फिर जैसे मेगा नगर है दिल्ली तो दूसरा महानगर हो सकते हैं आसपास में। तो ये जब कंटिन्यूस एक बेल्ट सी पाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं नगरीय संकुल या नगरीय संकुलन, और इंग्लिश में इसे कन्वर्बेशन हम कहते हैं। तो अच्छे से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या के आकार के आधार पर हमने 6 वर्ग में बांटा। इसके बाद हमने इनके टर्म्स पूछे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि महानगर में जनसंख्या कितनी होती है, तो 10 लाख से 50 लाख या मेगा नगर की जनसंख्या पूछी जा सकती है, तो आप यहाँ से बता सकते हो।
अब इसमें ये लास्ट है कि नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। तो प्रकार्य के आधार पर जो नगरों को बांटा जाता है, प्रकार्य का मतलब होता है कार्य। कुछ नगर ऐसे होते हैं कि वो उनमें कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं, ठीक है, मतलब वो नगर उसी काम के लिए मशहूर होता है, तो उस कार्य के आधार पर हम उस नगर को उसी के कार्य के नाम से जानेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया सबसे पहले प्रशासन नगर। तो प्रशासन नगर वो नगर होते हैं जहाँ पे उच्च क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, प्रशासनिक काम किए जाते हैं, ठीक है, और सभी प्रशासनिक कार्यों का संचालन वहीं से होता है, तो उनको हम कहते हैं प्रशासनिक नगर, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ से प्रशासन किया जा रहा है, यहाँ पे प्रशासन हो रहा है इन नगरों से। तो जितनी भी राजधानियाँ होंगी वो बेसिकली हमारी इसके अंदर आती हैं, जैसे हमारा दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, जो भी राजधानी है, आप यहाँ पे किसी भी राजधानी का नाम लिख सकते हो। दूसरे हमारे होते हैं औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर वो होते हैं जहाँ पे उद्योगों का विकास होता है, ठीक है। तो उद्योगों के विकास के फलस्वरूप, मतलब क्योंकि सबसे पहले मान लीजिए कोई क्षेत्र था, जगह थी, वहाँ कुछ इंडस्ट्रीज़ लगी और फिर और लगी और बढ़ती चली गई इंडस्ट्रीज़ की संख्या उस क्षेत्र में, और इतनी इंडस्ट्रीज़ हो गई कि वो नगर बन गया एक। तो वो नगर क्यों बना? क्योंकि वहाँ पे उद्योगों का विकास हुआ था, इसलिए हम उसको औद्योगिक नगर कहेंगे। जैसे जमशेदपुर, आपका भिलाई, सेलम, आपने जितने भी 11th क्लास में अभी आगे पढ़ोगे भी आप कुछ इनके बारे में, तो वो आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं परिवहन नगर कौन से होते हैं। तो परिवहन, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, मुख्यतः इसमें पत्तन नगर आते हैं आपके, जैसे कांधला हो गया, कोची, और आपका तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम, ये सब आ जाएंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, यातायात करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं, सामान को मतलब ख़रीदते हैं और बेचते हैं। यहाँ पर इनका मुख्य काम यही होता है कि सामान को ख़रीदना और बेचना, तो हम परिवहन नगर कहलाते हैं। इसके बाद वाणिज्य नगर आते हैं। वाणिज्य नगर में अगेन व्यापार किया जाता है, जैसे कोलकाता और सहारनपुर हो गए, और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम तो दो तीन के नगरों के नाम भी अच्छे से याद करके इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं खनन नगर। तो खनन नगर हमारे होते हैं, जैसे खनिज निकाले जाते हैं, आपने बहुत सारे जैसे झारखंड और उड़ीसा वगैरह में काफ़ी सारे इस तरह के नगर हैं। जैसे रानीगंज हो गया, झारखंड में झरिया है, रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है, डुगुई आपका आसाम में है, तेल निकाला जाता है कहीं से, कोयला कहीं से, लोहा अयस्क, तो वो हमारे खनन नगर कहलाते हैं। गैरीसन नगर या छावनी नगर हमारे वो नगर होते हैं जहाँ पे सैनिक रहते हैं, सैनिकों के रहने के लिए बनाए जाते हैं। ये बेसिकली बॉर्डर एरिया में बनाए जाते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि एक देश की, दो देशों की सीमाएं मिलती हूँ। तो अम्बाला, जालंधर, महू, बमीना और उधमपुर, ये अच्छे से नाम याद कर लेना, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है कि 2 गैरीसन नगरों के नाम बताओ, तो आप बता सकते हो कि भाई अम्बाला, जालंधर या कोई से भी दो आप बता दो। इसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक नगर हो गए, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हों, ठीक है, मतलब वो उसी के लिए मुख्यतः जाने जाते हैं। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हो, वाराणसी, मथुरा, काशी, अमृतसर, अजमेर जाते हैं, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, ये सारे नगर ऐसे हैं जो जिनकी जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर सांस्कृतिक महत्व के शहर हैं ये, तो इनको हम धार्मिक और सांस्कृतिक नगर कहते हैं। इसके बाद शैक्षिक नगर आ गए कि ज़्यादातर यहाँ पे इसलिए लोग जाना पसंद करते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं ताकि उनकी पढ़ाई के लिए। जैसे हमने बात की वाराणसी, वाराणसी यानी कि जो बनारस है, आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, BHU, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, रुड़की हो गया, इलाहाबाद, तो ये इस तरह के शैक्षिक नगर ही बन जाते हैं जो कि शिक्षा का केंद्र वहाँ पे विकसित होते हैं। पर्यटन नगर वो आप अच्छे से भली भांति जानते होंगे, लोग पर्यटन के लिए वहाँ घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो नैनीताल, मसूरी, जितने भी आपके घूमने फिरने वाले नगर आपके दिमाग में आए वो आप यहाँ लिख सकते हो। अब क्या होता है कि कुछ नगर ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई एक ही काम नहीं बल्कि बहुत सारे काम होने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखो, उपरोक्त विशेषीकृत नगर जब महानगर बनते हैं तो यहाँ बहुत से कार्यों का संपादन होने लग जाता है। मान लीजिए अब ये कोई एक विशेषीकृत नगर है, आप बात कर रहे हो, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, पर्यटन नगर को, ठीक है, नैनीताल है या मनाली है। अब जब ये इतना बड़ा, ये धीरे धीरे क्या होने लगा, अभी ये महानगर है और ये मेगा नगर बनने लग गया, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ पे और दूसरे काम भी यहाँ पे किए जाने लगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुलने लगी, तो यहाँ पे पर्यटन तो हो ही रहा है और फिर यहाँ यूनिवर्सिटी भी खुलेगी कि बच्चे या स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं, या कोई और दूसरे काम भी होने लग जाए। तो बहुत सारे काम जब होने लग जाते हैं जब महानगर में, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जब कार्य होने लग जाते हैं तो नगर क्या बन जाते हैं, महानगर बन जाते हैं, और वो फिर बहुकार्यात्मक हो जाते हैं, तो हम उनको फिर कहते हैं
हैं बहुकार्यात्मक नगर। अर्थात यहाँ पे जैसे नगर में उद्योग भी हो रहा है, वहाँ प्रशासन भी चल रहा है, परिवहन भी है, वाणिज्य का भी है। जैसे आप दिल्ली का एक अच्छा उदाहरण कह सकते हो कि दिल्ली प्रशासनिक नगर भी है। इसके आसपास आप देखोगे जैसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, तो औद्योगिक नगर भी है। परिवहन नगर तो हम इसे कह ही सकते हैं। यहाँ पे आप रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह देखोगे बहुत ज़्यादा बेस्ट है, व्यापार वगैरह यहाँ किया जाता है। तो जहाँ पे बहुत सारे काम किए जाने लग जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बहुप्रकार्यात्मक नगर। तो यहाँ पे आकर के बेटा आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप इसमें पूछ सकते हो, ठीक है।